आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक सेल बायोलॉजी का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट थे, इनको हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट या फिर रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है यानी कि जो ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किए थे उन्होंने, उनको हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट या फिर इसको ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण भी कहा जाता है। तो ये जो रूपांतरण होता है या जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, ये ग्रिफिथ ने ये प्रूव करने के लिए की कि जो डीएनए होता है एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, यानी कि हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले यानी कि 1865 के अंदर जो मेंडल थे, उन्होंने जो मटर के ऊपर जो विपर्यासी लक्षण थे उनके आधार पर कुछ स्टडी करके उन्होंने एक हाइपोथेसिस जनरेट की कि जो भी जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि जीवों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो लक्षण या कैरेक्टर्स होते हैं वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उन लक्षणों को निर्धारित करते हैं या उन लक्षणों का निर्माण करने के लिए कुछ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने मेंडल ने यह बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारी कोशिकाओं में जो इन लक्षणों को निर्धारित करते हैं। मेंडल के बाद में फिर उन फैक्टर्स पे बात करें तो इन फैक्टर्स को फिर जीन का नाम दिया गया कि ये फैक्टर नहीं, ये जीन होते हैं। हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं, जो जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे जो जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये निर्धारित करने का काम करते हैं। इनके कुछ वर्षों बाद में यानी कि जब 1903 के आसपास जो सटन और बावेरी यानी कि दो साइंटिस्ट थे, सटन और बावेरी, उन्होंने एक नई थ्योरी प्रपोज की और उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि उन्होंने जो थ्योरी दी वो थी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के गुणसूत्रीय आधार। जो गुणसूत्र होते हैं वही उन्होंने बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। तो सटन और बावेरी की थ्योरी थी गुणसूत्र जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी के अनुसार क्या उन्होंने क्या बताया कि जो जीन्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स के ऊपर या क्रोमोसोम्स के अंदर निहित होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जो जीन हमारी जो पाई जाने वाले जो जीन्स होती हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं या निर्धारित कर रहे हैं, तो ये जो जीन्स होती है ये गुणसूत्रों के अंदर पाई जाती है। फिर कुछ वर्षों बाद में आगे जो स्टडी की गई उसमें बताया गया कि जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके मुख्य दो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं वो दो कंपोनेंट या दो अवयवों से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं क्रोमोसोम्स, तो एक तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं और साथ ही इसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है। तो अब उन प्रोटीन्स और उन न्यूक्लिक एसिडों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करे। तो उनमें से जब न्यूक्लिक एसिड को बाद में जो फ्रेडरिक मीशर थे उन्होंने उस न्यूक्लिक एसिड की भी डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो अब हमारे पास में जो टोटल 3 जेनेटिक मटेरियल के रूप में 3 कंपोनेंट आ गए हैं, एक प्रोटीन, दूसरा डीएनए और तीसरा आरएनए। तो अब इन तीनों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में या आनुवांशिक द्रव्य के रूप में काम कर रहा है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को साबित करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। इसमें हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यह एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि इसमें जो डीएनए होता है हमारा या हमारी कोशिकाओं में जो पाए जाने वाला जो डीएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, यानी जो डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ के जो प्रयोग थे इन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण के नाम से जानते हैं। तो ग्रिफिथ ने इस प्रोसेस की जो खोज या जो इस ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की जो खोज थी वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में की। तो इस प्रोसेस में उन्होंने जो काम में लेने वाला जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था तो उन्होंने एक बैक्टीरिया का लिया था यहाँ पे, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है वो हमारे जो मेमल्स होते हैं उनके अंदर निमोनिया पैदा करने के लिए ये जो बैक्टीरिया होता है ये जिम्मेदार होता है। यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है हमारी मेमल्स की कोशिकाओं में निमोनिया कॉज करता है। तो ग्रिफिथ ने अधिकांश स्तनधारियों में निमोनिया पैदा करने वाली बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी जो बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसमें क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के कुछ विभेद या स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं अलग अलग स्ट्रेन पाए जाते हैं और ये जो स्ट्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं 2 प्रकार की कॉलोनी बनाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं झुंड के रूप में रहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की कॉलोनी का निर्माण ये बैक्टीरिया करते हैं। इनमें से जो पहली कॉलोनी है वो है चिकनी, जिसे हम इसकी जो सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है इसलिए इसे हम चिकनी कहते हैं, और साथ ही इसमें जो दूसरी कॉलोनी होती है वो होती है खुरदरी प्रकार की यानी रफ प्रकार की होती है।
ये जो कॉलोनी निर्माण करते हैं बैक्टीरिया, उसमें जो क्या होते हैं, जो जीवाणु जो होते हैं, अब जब कॉलोनी बनाते हैं तो इनके ऊपर क्या होते हैं, कुछ जो स्मूथ वाली जो कॉलोनी होती है इनके ऊपर क्या होते हैं, कुछ जिलेटिनस क्या आवरण पाया जाता है जो थोड़ा चिपचिपा होता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। और जो दूसरे होते हैं रफ प्रकार के, इनके ऊपर क्या होते हैं, वो जिलेटिनस का आवरण जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसकी वजह से इनकी जो सतह होती है वो खुरदरी दिखाई देती है। जो चिकनी कॉलोनी बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। जो बैक्टीरिया चिकनी या स्मूथ जो कॉलोनी का निर्माण करते हैं उनके ऊपर क्या होता है, उनके बाहर की तरफ एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड की इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। यानी कि हमारे शरीर की जो मेमल्स में जो इम्यून सेल्स पाई जाती हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र की जो हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो WBCs होती हैं, जो और दूसरी इम्यून सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, इस पॉलीसेकेराइड के जिलेटिनस आवरण की वजह से इनको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, यानी कि नॉन एंटीजेनिक होते हैं। यानी कि हमारी कोशिकाओं के अंदर इनका जो नॉन एंटीजेनिक की तरह ये बिहेव करती है कॉलोनी। इसकी वजह से क्या होते हैं, ये इनको जो इम्यून सेल्स होती है वो पहचान नहीं पाती है और या हमारी कोशिकाओं के अंदर आसानी से ग्रो कर लेती हैं। और इनके जो चिकनी जो कॉलोनी बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये साथ ही पैथोजेनिक और होते हैं। ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं और ये वायरुलेंट यानी कि उग्र प्रकार की कॉलोनी या बैक्टीरिया होती हैं। जो उग्र प्रकार की जो होती है हमारी जो कोशिकाओं के अंदर निमोनिया कॉज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं चिकनी कॉलोनी। जो दूसरी कॉलोनी बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो खुरदरी प्रकार की कॉलोनी का निर्माण करते हैं। तो इनके ऊपर क्या होता है, जिलेटिनस का जो पॉलीसेकेराइड का आवरण पाया जाता है ये एब्सेंट होता है। इसकी वजह से क्या होती है, ये आसानी से जो हमारी इम्यून सेल की कोशिकाएं होती हैं इनको पहचान लेती हैं, यानी कि ये एंटीजेनिक होते हैं। और एंटीजेनिक रेस्पॉन्स के आधार पर इनको हमारी जो WBCs या इम्यून सेल्स जो होती हैं वो इनको पहचान लेती हैं और इन बैक्टीरिया की कॉलोनी को खत्म कर देती है। तो इनमें से हम बात करें जो चिकनी कॉलोनी होती है, इनकी जो स्ट्रेन होती है एक S3, इनमें क्या होती है, अलग अलग स्ट्रेन पाए जाते हैं। तो ये वायरुलेंट के आधार पर यानी कि कौन सा ज्यादा उग्र है उसके आधार पर इसमें कुछ स्ट्रेन पाए जाते हैं। जो चिकनी है यहाँ से स्मूथ लिखा है यहाँ पे, और स्ट्रेन नंबर 3 के जो ये कॉलोनी बनाने वाले जो स्ट्रेन या विभेद होते हैं इनकी कोशिकाओं के ऊपर एक कैप्सूल यानी कि संपुट से घिरी होती है। ये संपुट से घिरी होती है, हमने बात की जो पॉलीसेकेराइड का इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये कैप्सूल से घिरे होते हैं और ऐसे जो स्ट्रेन होते हैं ये निमोनिया कोज करने के लिए सक्षम होते हैं, यानी कि ये निमोनिया को कोज करने वाले निमोनिया के लिए कोज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अतः इनको हम उग्र या वायरुलेंट भी हम इन्हें कहते हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उग्र होते हैं और ये निमोनिया कोज करते हैं। जो खुरदरी कॉलोनी बनाने वाले जो स्ट्रेन है ये R सेकेंड कहलाते हैं। इनकी जो स्ट्रेन होती है वो R सेकेंड होती है। तो ये जो स्ट्रेन होती है इनकी कोशिकाओं के ऊपर कैप्सूल नहीं पाया जाता है, यानी कि नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। यानी कि हमने बात की अभी जो स्मूथ कॉलोनी बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिकाओं के ऊपर एक जिलेटिनस आवरण पाया जाता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं और वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। जो खुरदरी कॉलोनी बनाने वाले जो स्ट्रेन होते हैं उनकी कोशिकाओं पर ऐसा कैप्सूल नहीं पाया जाता है और इनकी वजह से क्या होता है, निमोनिया भी पैदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इनको अउग्र यानी कि अवायरुलेंट कहते हैं। अब ग्रिफिथ ने ये दो प्रकार की कॉलोनी बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो चूहे होते हैं उनकी कोशिकाओं में या चूहे के शरीर में प्रवेश करा करके उनको एक्सपेरिमेंट किए, इनको हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म जो थी वो इस प्रकार से है। उन्होंने क्या किया, जो पहले जो अवायरुलेंट जो स्ट्रेन होते हैं यानी कि जो अउग्र वाली जो कॉलोनी होती है R सेकेंड, यानी जो खुरदरी कॉलोनी बनाने वाले जो स्ट्रेन्स होते हैं R सेकेंड, इनको क्या किया उन्होंने चूहे के अंदर या जो माइस होते हैं उनके अंदर इंजेक्ट करने पर क्या हुए, जो चूहे थे वो जीवित रहे, यानी कि उनके ऊपर निमोनिया, हमें पता है कि जो ये R सेकेंड वाली जो स्ट्रेन होती है ये निमोनिया कोज नहीं करती है। तो इनकी वजह से क्या हुआ, जो चूहे थे उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहा और चूहे जो थे वो जिंदा रहे। अब उन्होंने जो दूसरा जो वायरुलेंट स्ट्रेन था S3, इसको क्या किया, फिर से इसे चूहे के अंदर इंजेक्ट किया या चूहे में से इंजेक्शन दिया इसका, जो S3 वाली जो स्ट्रेन थी उसका। इसकी वजह से क्या हुआ, ये वायरुलेंट होते हैं, हमें पता है जो S3 वाली जो कॉलोनी होती है स्मूथ कॉलोनी बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं और ये वायरुलेंट होते हैं और ये निमोनिया कॉज करते हैं। तो इनकी वजह से इंजेक्ट कराने पर चूहे में क्या हो गया, निमोनिया कॉज हो गया और निमोनिया से उनकी डेथ हो गई, यानी कि सभी चूहे जो थे वो निमोनिया के कारण मर गए। अब क्या किया उन्होंने, जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था वो इस प्रकार से किया, जो उग्र स्ट्रेन जो वायरुलेंट जो स्ट्रेन थी S3 यानी कि जो स्मूथ कॉलोनी बनाने वाले जो बैक्टीरिया थे उनकी स्ट्रेन S3 को क्या किया उन्होंने, हीट किल कर दिया, यानी कि उन्होंने उन कोशिकाओं को हीट से किल कर दिया, यानी कि उन्हें ऊष्मा से उनको खत्म कर दिया उनकी कॉलोनीज को। और फिर उसको खत्म करने के बाद में उसको उन कोशिकाओं को चूहे के अंदर या माइस के अंदर इंजेक्शन या इंजेक्ट करने पर उन्होंने क्या हुआ देखा, तो उनमें निमोनिया कोज नहीं हुआ,
यानी कि उनके अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी चूहे थे और उनकी वजह से उनकी डेथ भी नहीं हुई। अब उन्होंने अगली स्टेप में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन की जो ये हीट किल्ड वाली जो सेल्स थी, यानी कि अभी उन्होंने जो हीट किल करके उन्होंने इंजेक्ट दिया था माइस के अंदर, उसकी वजह से निमोनिया कोज नहीं हुआ, तो उनकी कोशिकाओं को साथ में लेकर के और साथ में जो आर सेकंड वाली जो स्ट्रेन थी, यानी कि आर सेकंड वाली जो हमें पता है जो नॉन एवायलेंट होती है, यानी कि ये जो चूहे होते हैं उनके अंदर निमोनिया कोज नहीं करते हैं, तो इन दोनों स्ट्रेन्स को एक साथ में उन्होंने क्या किया, यानी कि जो हीट किल्ड वाली S30 थी उसको और जो आर सेकंड पे जीवित जो सेल्स थी उनको एक साथ में मिला करके चूहे के या माइस के अंदर इंजेक्ट करने पर या इंजेक्शन देने पर क्या हुआ, जो चूहे थे वो निमोनिया से खत्म हो गए, यानी कि उन चूहे के अंदर निमोनिया कोज हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनमें निमोनिया कोज होने के बाद में चूहे मर गए, यानी कि चूहे मर जाते हैं। और जो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किए थे, उनको हम आउटलाइन डायग्राम से देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ रिजल्ट डेटा प्रस्तुत किए और उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो S30 की स्ट्रेन थी वो एक जो S30 जो लाइव थी, यानी कि उसे हीट किल नहीं किया गया, जब इसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस, यानी कि जब माइस के अंदर इनको प्रवेश कराया गया तो सभी जो माइस थे वो डेड हो गए क्योंकि इनमें निमोनिया कोज हो गया। हमें पता है कि जो S30 की स्ट्रेन होती है ये स्मूथ कॉलोनी बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं इनके ऊपर जिलेटिनस आवरण पाया जाता है जो कि पैथोजेनिक होता है और नॉन एंटीजेनिक होता है। तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इम्यून सेल्स, इसकी वजह से क्या होता है, ये निमोनिया हमारी कोशिकाओं में निमोनिया कोज करते हैं और निमोनिया की वजह से सभी जो माइस थे वो डेड हो गए। अब की बार उन्होंने क्या किया, जो S30 की जो स्ट्रेन थी उसको क्या किया, हीट से किल कर दिया, यानी कि उनको ऊष्मा से उन कोशिकाओं में डेड कर दिया उन कोशिकाओं को, और फिर इन कोशिकाओं को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो देखा सभी जो माइस थे वो सभी जिंदा माइस थे, यानी कि उनका निमोनिया कोज नहीं हुआ। यानी कि इनका जो हीट किल की हुई जो S30 की कोशिकाएं थी उनको जब इंजेक्ट करने पर सभी माइस जिंदा पाए गए। फिर जो तीसरी एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो आर सेकंड यानी कि जो एवायलेंट वाली स्ट्रेन थी इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो सभी जो माइस थे वो जिंदा रहे क्योंकि ये जो आर सेकंड जो स्ट्रेन होती है ये निमोनिया कोज नहीं करती है। इसकी वजह से क्या हुआ, सभी जो चूहे थे वो स्वस्थ थे और जिंदा थे। अब उन्होंने जो फोर्थ स्टेप थी उसमें जो आर सेकंड की जो लाइव जो स्ट्रेन थी उसको और साथ में जो S30 की स्ट्रेन जो हीट किल की हुई स्ट्रेन थी उसको साथ में दोनों कोशिकाओं को साथ में मिक्स करके जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि सभी जो माइस थे वो डेड हो गए, यानी कि उनमें से जो कुछ चूहे थे वो खत्म हो गए क्योंकि उनमें निमोनिया कोज हो गया था और निमोनिया की वजह से ये सभी माइस डेथ हो गए। और जब इस माइस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जब पोस्टमार्टम या इसकी जो उन्होंने जब इस माइस को किया तो इसमें क्या देखा उन्होंने, जो S30 की स्ट्रेन थी वो और आर सेकंड की स्ट्रेन दोनों जिंदा थी वहां पे, यानी कि इन्होंने हीट किल करके जो माइस में डाली थी वो हीट किल वाली जो स्ट्रेन थी वो क्या थी, जो S30 स्मूथ कॉलोनी जो थी वो फिर से लाइव हो गई, यानी कि वो निमोनिया कोज करने वाली स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए और साथ ही इसमें आर सेकंड की स्ट्रेन भी पाई गई, यानी कि आर सेकंड और S30 की जो स्ट्रेन थी वो यहाँ पे डेड माइस में से दोनों में ये दोनों स्ट्रेन इसने पाई की। और इन्होंने इसी फिनोमिना को रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहा कि उन्होंने जो S30 की जो स्ट्रेन जो हीट किल की हुई स्ट्रेन थी वो क्या थी, जो लाइव स्ट्रेन में चेंज हो गई, उसको उन्होंने रूपांतरण का नाम दिया, यानी कि इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस कहते हैं। फिर इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो कुछ कंक्लूजन निकाले उन्होंने बताया कि जो S30 की जो हीट किल की हुई कोशिका थी उसमें से कुछ मेटेरियल था जो आर सेकंड की कोशिकाओं को क्या कर रहा था, रूपांतरित कर रहा था, जो आर सेकंड की स्ट्रेन थी उसको S30 के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। तो ये ऐसा फैक्टर था जो कि जो S30 की जो हीट किल की कोशिकाएं थी यहाँ से निकल करके इस आर सेकंड वाली कोशिकाओं को S30 की जो जिंदा कोशिका यहाँ जो निमोनिया कोज करने वाली जो स्ट्रेन थी उसमें ये कन्वर्ट कर रहा था। तो इसको उन्होंने इस फिनोमिना को उन्होंने रूपांतरण या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। ग्रिफिथ के बाद में जो 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, उन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसे फिर से इसी प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर उन्होंने फिर क्या किया, जो ये स्ट्रेन थी इनमें से क्या हुआ, अलग अलग उन्होंने एक बार प्रोटीन, फिर दूसरी बार आरएनए और फिर तीसरी बार जो डीएनए था उनको अलग अलग डाल करके जो इन विट्रो कंडीशन थी उनके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने प्रूव किया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो फैक्टर था वो जेनेटिक मेटेरियल डीएनए था।
तो इस प्रकार से हमने जो डीएनए को जेनेटिक मैटर के रूप में साबित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें से जो पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसकी हमने स्टडी कर ली है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।